मैंने अपनी पत्नी को दूध के गिलास में जहर डालकर दे दिया और उसे कहा कि इसे पी लो। मुझे अपनी पत्नी से बहुत नफ़रत थी क्योंकि मेरी पत्नी मेरे घर वालों की पसंद की थी। मैं उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे एक गिलास दूध में जहर डालकर दे दिया और घर से बाहर चला गया। अब मैं उसकी मौत की खबर सुनने के लिए बेचैन था कि तभी अचानक मेरे पापा ने फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि बेटा, बहू की आखिरी सांसें चल रही है, तुम जल्दी से घर आ जाओ, वह तुम्हें कुछ बताना चाहती है। मैं दौड़ता हुआ घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने मरते हुए मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। मेरा नाम राहुल है, मैं जॉब करता हूं और मैं अपनी कंपनी से छुट्टी लेकर अपनी शादी करने के लिए घर आया था। आज मेरी शादी को 1 महीना हो गया है और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये 1 महीना नहीं बल्कि 100 साल हुआ है। मुझे इस शादी से बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। मुझे एक-एक दिन घुटन दे रहा था और इस तकलीफ़ से निकलने के लिए मैं वापस से शहर जाना चाहता था। इसके लिए मैं सुबह-सुबह उठ गया। मेरे पापा ने अपने मरते हुए दोस्त से वादा किया था कि वह उनकी बेटी को ही अपने घर की बहू बनाएँगे और आज उन्होंने अपना यह वादा पूरा कर लिया। अपने स्वर्गीय दोस्त की बेटी से मेरी शादी करके मेरी पत्नी मुझसे कर ली। मेरी पत्नी मुझसे उम्र में 6 साल बड़ी थी और दिखने में सुंदर बिल्कुल भी नहीं थी। वो बदसूरत थी और उसका नाम राधिका था। मैंने गुस्से में घर से निकलने लगा तो राधिका मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी। प्लीज़ इतनी जल्दी वापस नहीं जाइए। मेरी पत्नी मुझे फूटी आँख नहीं सुहाती थी। मुझे उसका बोलना भी ज़हर जैसा लगता था। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी मेरी आँखों के सामने से कहीं चली जाए, जिससे कि मुझे उसका चेहरा भी नहीं देखना पड़े। और यह तो मुमकिन नहीं था क्योंकि वह बहू बनकर मेरे घर आ चुकी थी, तो वह ये घर छोड़कर नहीं जा सकती थी। लेकिन कम से कम मैं तो इस घर को और उसे छोड़कर शहर जा सकता था, क्योंकि मैं शहर में ही जॉब करता था। मैंने अपने पापा के कहने पर ज़हर का कड़वा घूँट पी तो लिया था, मगर मैंने अपनी नई नवेली दुल्हन राधिका से कोई समझौता नहीं किया था और उसे साफ-साफ कह दिया था कि इतनी जल्दी वापस जाने को मेरा कोई इरादा नहीं था, पर मैं तुम्हारी शक्ल अब और ज़्यादा दिन नहीं देख सकता। तुम्हारी यह काली-सी शक्ल मुझे डराती है। मैंने महसूस किया कि वह मेरी बात सुनकर एकदम से मुरझा गई थी। फिर मेरी आँखों में आँखें भरकर बोली, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। राधिका की बात सुनकर मैं उसका मुँह ताकता रह गया था। मुझे मन ही मन हँसी आ रही थी कि काली कलूठी लड़की ने जैसे स्मार्ट और हैंडसम लड़के के साथ रहने के सपने देख रही थी। खैर, इसमें राधिका की भी कोई गलती नहीं थी। ये सपना शायद मेरी वजह से ही देख रही थी, क्योंकि मैं भावनाओं में बह गया था और सुहागरात राधिका के साथ मना चुका था। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया था और यह मेरी गलती थी। लेकिन अब मैं राधिका को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। माँ और पापा को जब पता चला कि मैं शहर वापस जा रहा हूँ, तो वह दोनों मेरे पास आ गए और मुझे समझा रहे थे कि अभी तुम्हारी शादी को 1 महीना ही हुआ है, तुम बहू को छोड़कर जा रहे हो। मैं पापा की बातें सुन रहा था क्योंकि मैं उनका बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था। मेरे पापा बहुत तारीफ़ करते थे मेरी, कि मैं उनकी सारी बातें मानता हूँ और मैं भी नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे पापा का दिल दुखे। मैंने पापा से काम का बहाना बनाकर उनसे आज्ञा मांगी और फिर मजबूरन पापा ने मुझे शहर जाने की आज्ञा दे दी। उन्हें अपनी मेहनती बेटे पर गर्व होने लगा। मैं जब घर से निकला तो राधिका छत पर कपड़ा डालने गई थी। मैं उसे बताए बगैर घर से निकल गया और खुले माहौल में सांस ली। हकीकत तो यह थी कि गांव के माहौल में मेरा दम घुटता था। मुझे तो शहर की चकाचौंध अच्छी लगती थी। चाहता तो मैं अपने गांव में भी कोई खुद का बिजनेस कर सकता था, लेकिन मुझे गांव में रहकर गांव में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और मैं जैसे-तैसे करके शहर में काम कर लिया था और वहीं रहने लगा था। गाँव तो बस नाम के लिए कभी-कभी आता था। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर उतरा, मेरी महंगी कार के साथ बॉडीगार्ड आ पहुँचे थे। मेरा काम ही कुछ ऐसा था कि मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती थी, मगर मेरे पापा को ये पता चल गया कि उनका लाडला बेटा क्या काम करता है तो बेचारे तो भगवान के ही प्यारे हो जाते। और जहाँ तक मेरी पत्नी की बात है तो मुझे उसकी कोई भी परवाह नहीं थी। पुराने ख़्याल वाली पत्नी मुझे चाहिए भी नहीं थी। नया शहर में एक से बढ़कर एक हसीनाएँ और लड़कियाँ मेरी दोस्त थीं।
तभी तो मुझे गांव की लड़की और अनपढ़ लड़की एक आंख नहीं बन भाती थी। शहर में मेरा नाम था, एक अलग पहचान थी। बड़े बड़े ठेके वालों के भी मेरे आगे पानी भरते थे और मेरे इलाके की तरफ कोई पुलिस भी आंख उठाकर नहीं देखती थी। हाँ, मैं एक जाना माना और बहुत बड़ा क्रिमिनल था। राधिका को भुलाकर मैं अपने काम में बिजी हो चुका था। एक दिन की बात है, जब मैं वेश बदलकर एक ट्रेन में सवार होकर अपना शिकार ढूंढ रहा था। कॉलेज की कच्ची उम्र की लड़कियां और लड़कों को मैं अपने काम में फंसाता था। इस उम्र में हर एक की चाहत होती है कि वह पैसा कमाए और अपने माता पिता का सहारा बने। मैं लड़के लड़कियों को अच्छे खासे पैसे ऑफर करता। मैंने बहुत सारे लड़के लड़कियों को अपना शिकार बनाया हुआ था। हमेशा की तरह उस दिन भी ट्रेन में बहुत भीड़ थी। मैं सीट पर बैठा हुआ था और एक लड़की मेरे बगल में खड़ी थी। वह दिखने में गरीब घर की लग रही थी। उसका बैग भी काफ़ी पुराना था। उसके जूते भी फटे पुराने थे। उस लड़की की हुलिया उसकी गरीबी की दास्तान सुना रहा था। मेरा नया शिकार मिल चुका था। मुझे मालूम था कि ऐसी लड़कियों को फंसाना बहुत आसान होता है। ऐसी लड़कियां गरीबी से जान छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मैं अपनी सीट से उठा और उससे बोला कि तुम इस सीट पर आकर बैठ जाओ। वह लड़की मेरी बात सुनते ही गुस्से से भड़क उठी और मुझे घूरने लगी। कहने लगी, मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह से जानती हूँ। लड़कियों से बात करने का बहाना चाहिए। तुम बस लड़की को सीट ऑफर कर दो और उससे बातचीत करना शुरू शुरू कर दो। यह तरीका पुराना हो चुका है। मैं तुम जैसे लड़कों के सारे हथकंडे जानती हूँ। मुझे इसकी यह बात भी अच्छी लगी थी। मुझे मालूम हो गया था यह मेरे लिए बहुत ही काम की साबित होगी। मेरे सामने एकदम मेरे डरपोक सी पत्नी का चेहरा घूम गया और उसका चेहरा याद आते ही मेरा मुंह कड़वा हो गया। उसे उस दिन के बाद मैं हर रोज़ उस स्टेशन पर जाकर खड़ा हो जाता जिस स्टेशन पर वह ट्रेन लेती थी और मैं उसके पीछे पीछे उसी डब्बा में चढ़ जाता था। उस लड़की से बात करने का कोई ना कोई बहाना तलाश करता रहता। मैं अपने खास लोगों को उसकी जासूसी पर लगा रखा था। अगले ही दिन मुझे उसकी पूरी जानकारी मिल चुकी थी कि वो बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसके एक ही कमरे के मकान थे। वह अपने बूढ़े माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उस लड़की का नाम जानवी था। उसके कॉलेज का भी पता लगवा लिया था। फिर मैं कुछ दिन अपने काम में ज़्यादा बिजी हो गया और जानवी के साथ ट्रेन में नहीं गया और मुझे कुछ खाली खाली सा महसूस होने लगा था और मैं अपनी इस हालत से बेखबर था। अब मुझे कुछ खाली खाली सा महसूस होने लगा। एक दिन मैं उसके कॉलेज गया और उसकी सहेली से कह दिया कि जानवी के पल पल की रिपोर्ट मुझे चाहिए। पहले तो जानवी की सहेली नहीं मान रही थी, लेकिन उसकी अकड़ तो मेरे साथ 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 खड़े बड़ी बड़ी बॉडीगार्ड को देखकर ही ख़त्म हो गया था। फिर उस लड़की ने मुझे से मेरा नंबर लिया। नंबर लिखा कर मैं वहाँ से उठा, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल बार बार जानवी को देखने को करने लगा था। अगले कुछ दिन मेरी बहुत ही बिजी निकले थे और मैं इसी बीच जानवी को नहीं देख सका, मगर इसका ख्याल मुझे बार बार आ रहा था। और एक दिन अचानक जानवी की सहेली का कॉल आया। उसने बताया कि 2 दिन के बाद ही जानवी की शादी हो रही है। यह सुनते ही मेरा दिल टूट कर बिखर गया। वह अपनी सहेली की शादी में इनवाइटेड की हुई थी। तभी उसने फ़ौरन मुझे कॉल करके बता दिया। मैं गम और गुस्से की वजह सिरहाए पर खड़ा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं जानवी से प्यार करने लगा हूं। मुझे अपनी हालत पर खूब हंसी आ रही थी कि मैं बैठकर सोचा कि क्या करना चाहिए। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया और जानवी की बारात आने से ठीक पहले मैं अपने एक भरोसे के आदमी को भिजवाकर जानवी को उसके घर से उठा लिया और अपने कमरे में बंद कर लिया। मैंने अपने आदमियों को सख्ती से बोल रखा था कि इस लड़की को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसकी इज्जत की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी थी। उसे घर पर किसी भी तरह की आँच नहीं आने देना चाहता था। मेरा दिल जानवी को देखने के लिए तड़प रहा था, मगर मैं बड़ी मुश्किल से खुद को रोक रखा था। 2 दिन और 2 रात अपने घर पर रखकर उसे सुरक्षित उसके घर पहुंचा दिया। वह मेरे घर जैसे आई वैसे ही वापस चली गई। जानवी के मंगेतर ने उससे रिश्ता तोड़ लिया था। अब मुझे समझ आ गया क्या करना था।
जानवी के दिल में अपनी जगह बनानी थी। मैं हर काम बड़ी प्लान के साथ कर रहा था। यह मेरी पुरानी आदत थी। तभी तो आज तक मुझे पुलिस भी गिरफ्तार नहीं कर सकी। पुलिस को मुझ पर शक ज़रूर था, मगर वो मेरे खिलाफ सबूत ढूँढने में नाकाम थी। खैर, मैं जानवी को गली में जाकर खड़ा हो जाता। मैं बड़ी चालाकी से जानवी के पापा से दोस्ती कर ली। वो सीधा-साधे आदमी थे, उनसे बातचीत करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। जब जानवी के पापा से मेरी बातचीत होने लगी, तो उसने मुझे बताया कि जानवी का मंगेतर ही घर के सारे खर्चे दिया करता था। घर का चूल्हा उसी लड़की की वजह से जलता था। अब तो भूखे रहने की नौबत आ गई थी। मैंने जानवी के घर का राशन डलवा दिया। जानवी के पापा ने बहुत मना किया था, मगर मैंने भी कह दिया कि मुझे अपना भी बेटा समझे, और इस तरह से मैं जानवी के पापा से जान पहचान करके उनके घर तक भी पहुंच चुका था। मैं जानवी के घर पर पैसा लुटा रहा था, लेकिन जानवी को पता चल चुका था कि मैं ही उसको किडनैप करवाया था। इसलिए वह मुझसे नाराज़ थी और बात भी नहीं करती थी। लेकिन मैं भी पीछे हटने वाला नहीं था। मैंने जानवी के घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। कभी उसके बड़े बूढ़े पापा को उस डॉक्टर के पास ले जाता, तो कभी उसके घर पर ज़रूरी सामान लाकर रख देता। मेरी इसी मेहरबानी की वजह से वह मुझसे माफ़ी मांग ली। मैंने कहा कि इंसान को कभी-कभी गलतफ़हमी हो जाती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उस दिन के बाद से मैं जब भी उसके घर जाता, तो वो मेरे लिए खुद अपने हाथों से चाय बनाती। इस तरह धीरे-धीरे हम दोनों में दोस्ती हो गई। कभी-कभी हम घूमने चले जाते। मैं उसे खूब सारा शॉपिंग भी करवाता था, महँगे-महँगे ड्रेस और ज्वेलरी, सैंडल भी दिलाता था, और दुनिया जहाँ की चीज़ मैं दिलाता था। और ऐसा करने मुझे बिल्कुल भी अफ़सोस नहीं होता था, क्योंकि यह सब करने से मेरे दिल को बहुत ही सुकून मिलता था। मैं जानवी की सुंदरता का दीवाना हो चुका था। मेरे द्वारा दिए गए महँगे कपड़े और ज्वेलरी से उसकी सुंदरता और भी ज़्यादा निखर गई थी। जानवी का झुकाव भी मेरी ही तरफ था। छुपे शब्दों में उसने अपनी मोहब्बत का इज़हार कर दिया, और वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था, जब मैं जानवी के पापा से उसका रिश्ता माँगा। और जानवी के पापा ने भी इस रिश्ते में कोई इनकार नहीं किया, बल्कि वह तो खुशी से पागल हो गए। जानवी ने भी हाँ कर दिया, मगर ना जाने कहाँ से उसको मेरी पहली शादी की खबर हो गई, जबकि मैंने आज तक राधिका के बारे में उसे नहीं बताया था। और वो सारा दिन रोती रहती। उसके आंसू देखकर मेरा तो कलेजा फटा जा रहा था। मैंने उसे हर तरह से विश्वास दिलाया कि राधिका हमारे रास्ते का कांटा नहीं बनेगी, क्योंकि मैं तो उसको देखना भी पसंद नहीं करता, और वो सीधी-सादी लड़की है। वो गाँव में ही रहेगी और हम शहर में रहेंगे। मगर जानवी किसी तरह से नहीं मानी, और फिर जानवी ने शर्त रखा, मैं जब तक राधिका को तलाक नहीं दूँगा, वह मुझसे शादी नहीं करेगी। मैंने उसे बताया कि राधिका को मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर मैं उसको छोड़ दिया तो मेरे मम्मी-पापा मर जाएँगे। तो जानवी ने कहा, फिर तुम कुछ ऐसा करो कि राधिका खुद तुम्हें छोड़कर भाग जाए। मुझे उसकी बात पसंद आ गई। मजबूरन मुझे सब कुछ छोड़कर गाँव जाना पड़ा। मम्मी-पापा राधिका मेरे आने से बहुत खुश थे, लेकिन मेरा रवैया राधिका के प्रति बहुत कठोर हो चुका था। बात-बात पर मैं उसको जलील करता, पर वो मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं देती थी, बस खामोशी से आँसू बहाती रहती थी। उसकी काली कलूठी शक्ल मुझे और ज़्यादा गुस्सा दिलाती। मैं उसकी काले रंग का ताना ज़रूर देता था। उससे कहता था कि तुम्हारी काली रंगत मेरी किस्मत को काला कर दिया। मैं उसको पकड़कर शीशे के सामने खड़ा कर देता और उससे पूछता, बताओ तुम्हारा और मेरा कहाँ पर जोर मिलता है? तुम काली अंधेरी रात और मैं उजाला सवेरा। राधिका की आँखों से आँसू आ जाते और वह मुझे देखने लगती। उसके आँसुओं से पल भर के लिए मुझ पर कुछ असर होता, मगर मैं अपने दिल का भी क्या करता। मैं तो जानवी के प्यार में पागल हो चुका था। मैंने राधिका के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार शुरू कर दिया था। अब तो मैं मारपीट पर भी आ चुका था। मैंने राधिका पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। मेरी इतनी बेदर्दी के बाद भी वह एक शब्द भी नहीं कहा करती थी। मुझे एकदम ढिठाई पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। वह बहुत इस वक्त मैं उससे जितना दूर भागता, वो उतना ही मुझ पर मरती रहती। मेरी ज़िंदगी में अगर जानवी नहीं होती, तो शायद अब तक मैं राधिका की अच्छाई का दीवाना बन चुका होता। मैं जल्द से जल्द जानवी के पास जाना चाहता था। उसकी खूबसूरती, प्यारी सी सूरत मुझे याद आती थी। गाँव आए हुए मुझे 2 महीना हो चुका था, और इससे मेरे कारोबार पर भी बहुत बुरा असर हुआ था। मैं जानवी के साथ मोबाइल पर हमेशा कॉन्टैक्ट में रहता था। मैं उसे समझाता था कि थोड़ा-सा इंतज़ार और कर लो मुझे,
और सारे हालात बताता रहता। मुझे भी पता था कि राधिका किसी भी तरह मुझसे रिश्ता ख़त्म नहीं करेगी। वह मेरी मार पिटाई सब सहती रहती थी। और फिर जाह्नवी ने मुझे एक ऐसा आइडिया दिया जिसे सुनकर मेरा दिल दहल गया। जाह्नवी ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को ज़हर दे दो। एक पल के लिए मेरा दिल टूट गया, मगर इसके सिवा मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। मैंने कहा, ठीक है, खुशखबरी मैं तुम्हें जल्दी ही सुनाऊंगा। और यह कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। सुबह हो चुकी थी। रात को जब मैं सो रहा था और अचानक से मेरी नींद खुली तो राधिका बेड पर नहीं थी। मैंने उठकर राधिका को घर में ढूंढा, मगर वो कहीं नज़र नहीं आई। और फिर मैं छत पर चला गया तो वह उधर ही बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस समय मैं उसे बड़े ही प्यार से बात की और पूछा, क्या हुआ राधिका? मेरे पूछने पर वो बस हल्का सा मुस्कुरा दी, मगर अपने होठों पर कोई शिकवा शिकायत नहीं लाई थी। मैंने कहा, राधिका, मैं बहुत बुरा हूँ ना। मेरे शब्दों में बनावटी मोहब्बत थी और मेरी इस मोहब्बत पर वो तड़प कर रह गई और कहने लगी, बुरी तो मैं हूँ। पहले आपकी ज़िंदगी को नर्क बना दिया। जब आपकी तरफ देखती हूँ तो मेरा दिल बड़ा दुखता है। आप जैसे हैंडसम और स्मार्ट लड़के को मुझ जैसी बदसूरत लड़की मिली है। आप कहाँ बुरे हैं? बुरी तो मैं हूँ। उसकी बातें मुझे एहसास दिला रहा था कि मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ। मगर कहते हैं ना कि जिसकी सूरत काली होती है उसका दिल बहुत साफ़ होता है। राधिका दिल की बहुत साफ़ लड़की थी। मैंने राधिका के आंसू पोंछते हुए कहा, अच्छा ये सब छोड़ो, चलो मैंने तुम्हारे लिए दूध रखा है, तुम दूध पी लो और तुम्हारी सारी थकावट दूर हो जाएगी। कुछ समय के लिए तो मुझे लग रहा था कि ये पल यहीं ठहर जाए और उसे उस मासूम लड़की की जान नहीं लेनी चाहिए, मगर फिर मेरे नज़रों के सामने जाह्नवी का चेहरा आ जाता है। मैं जाह्नवी के बिना भी नहीं रह सकता था और जाह्नवी को पाने के लिए मुझे ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा। मैं कुछ देर राधिका के पास बैठने के बाद राधिका से कहा, चलो नीचे, नींद आ रही है। फिर हम दोनों नीचे अपने कमरे में आकर सो गए। अगली सुबह मैं बाहर गया और वहाँ से घूम फिर कर घर वापस आकर आया और मैंने रात में 2 गिलास दूध रखा। एक गिलास राधिका के दूध में मैंने ज़हर डाल दिया और ऐसा करने से मेरे हाथ तो काँप रहे थे, मैं पसीने से भीग चुका था। राधिका के सामने मैंने कहा कि तुम इसे पी लो। उसने मेरे सामने ही पूरा गिलास से भरा दूध पी लिया। जब मुझे विश्वास हो गया कि ये जहरीला दूध उसने पी लिया है और ये पीकर वो मर जाएगी, तो मैंने उठकर मेरे सामने वाला दूध को पी लिया और मैंने राधिका को बाय बोला और खुशी-खुशी शहर की तरफ निकल पड़ा। मैं बहुत रिलैक्स था कि मेरी खुशियों के बीच जो सबसे बड़ा काँटा था वह निकल गया है। मगर ना जाने क्यों मैं जैसे-जैसे शहर की तरफ बढ़ रहा था, मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैंने जाह्नवी को कॉल करके अपने आने के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि मैं उसे घर पहुंचकर ही सरप्राइज़ देना चाहता था। और जैसे ही मैंने उसका कमरा खोला तो उस कमरे में बहुत ही खामोशी थी। तब मैं जाह्नवी की तरफ देखा तो वह एक कमरे से निकली और वह बहुत ही सुंदर लग रही थी और जाह्नवी के हाथ में मिठाई थी। वह मुझे देखकर मुझसे कहने लगी, आज हमारे रास्ते का कांटा निकल चुका है। आज तो बहुत ही खुशी का दिन है, यह मिठाई खाओ। लेकिन मैं उसकी खुशी देखकर भूल गया। मैंने उसे फ़ोन किया था कि मैंने राधिका को ज़हर दे दिया है। तभी से वह तैयारी में लगी थी और खुशियाँ मना रही थी। उसने कहा, मेरी तरफ से मुँह मीठा करो। मुझे मिठाई देखकर अजीब सा महसूस हो रहा था, मगर जाह्नवी के बार-बार कहने पर मैंने एक टुकड़ा उठाकर खा लिया और वह मुस्कुराती कमरे में चली गई। जब उसे काफ़ी देर हो गई वह लौटी नहीं तो मैं भी उस कमरे की तरफ चला गया और मैंने दरवाज़े के अंदर झाँक कर देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। कमरे के अंदर से किसी लड़के के बोलने की आवाज़ आ रही थी। जाह्नवी उस लड़के के पास बैठे हुए कह रही थी कि रमेश जी, आप चिंता नहीं करिए, मैंने उसका पक्का इंतज़ाम कर दिया है। मिठाई में ज़हर डालकर उसको खिला दिया है और आज अपना बदला भी मैंने उससे ले लिया है। वो क्या समझता था कि मुझे खबर नहीं होगी मेरा मुजरिम कौन था? मुझे किसने मेरी शादी के दिन अगवा किया था? मेरा मुजरिम तो वही है। वो तो भगवान की कृपा थी जो आपने मुझ पर विश्वास किया। मैं तो मोहब्बत सिर्फ आपसे ही करती हूँ और हमेशा ही करती रहूँगी। उसकी बातें सुनकर वहाँ मेरे खड़े रहने की हिम्मत नहीं हुई और मैं दबे पाँव वहाँ से निकल आया
और तभी अचानक मेरे घर से कॉल आई और मेरी माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी पत्नी की आखिरी सांसें चल रही और वो तुम्हें बुला रही है। मेरी तो कदमों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। जहर तो मुझे भी दिया गया था। मेरी हालत भी ख़राब हो रही थी, लेकिन अब मुझे अपनी हालत की परवाह नहीं थी। मैं जल्दी से गांव पहुंचा। मैंने देखा कि राधिका के चेहरे पर मौत का सन्नाटा था। मेरे घर पहुंचते ही मेरी पत्नी ने मुझे देखकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरी रूह कांप गई और फिर अचानक वो मेरा पैर पकड़कर बोली, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं घबराकर पूछा, क्या हुआ? राधिका ने रो रो कर कहा, मैंने आपकी अलमारी की तलाशी की थी और मुझे आपके गलत काम के बारे में सबूत मिल चुके थे। मेरे हाथ पैर कटने लगे। जहर अपना काम कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। वो कह रही थी, मैं सोच रही थी कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूं या ना करूं। मैं इसी सोच में डूबी हुई थी, लेकिन मैं आपको भगवान के मार से बचाना चाहती थी। इसलिए मैंने आपको इस गलत काम के दलदल से निकालना चाहती थी और आपको इस दर्द से निकालने के लिए बस मेरे पास एक ही रास्ता था, आपको पुलिस के हवाले कर दूं। और मैं आज ही आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हूँ। पुलिस किसी भी वक्त आप तक पहुँचती होगी और आपको गिरफ्तार कर सकती है। राधिका की कोई भी बात मुझे बुरी नहीं लग रही थी। इतना कहते ही राधिका एकदम से ज़मीन पर गिर पड़ी। मैं फटी फटी आंखों से उसे देख रहा था। जल्दी से उसे लेकर डॉक्टर के पास गया तो राधिका की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके लिए डॉक्टर ने 48 घंटे खतरनाक बताए थे। मैं रो रो कर भगवान के सामने राधिका की ज़िंदगी की भीख मांग रहा था और फिर मैं भी बेहोश हो गया, क्योंकि जहर तो मुझे भी दिया गया था। और जब मुझे होश आया तो अपने पास डॉक्टर को खड़ा देखा और सबसे पहले मैंने राधिका के बारे में पूछा। भगवान की कृपा हुई थी, राधिका बच गई। मेरी तबीयत संभली तो मुझे पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। मैंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था। जेल में दिन रात भगवान से रो रो कर अपने पापों की माफ़ी मांगते रहा था और मुझे 10 साल की सज़ा हुई। 10 साल के बाद मुझे जेल से रिहा कर दिया गया और जब मैं वापस अपने घर जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि पता नहीं राधिका मुझे माफ़ करेगी भी या नहीं। मैंने अपनी रिहाई की खबर किसी को भी नहीं दी थी। चुपचाप घर पहुंच गया और बाहर दरवाजे पर ही रुक गया। घर के अंदर से राधिका की बहुत प्यारी सी आवाज़ आ रही थी। वह कह रही थी मेरी माँ से, माँ जी आपके बेटे बहुत ही बहादुर है, कभी भी अपने बेटे को किसी से कम मत समझिएगा। जब वो आएंगे तो दिखिएगा कितना नेक इंसान बनकर आएंगे। वह अपने रास्ते से भटक गए थे, लेकिन अब हमारा आने वाला कल अच्छा होगा। मुझसे अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं भागता हुआ घर में दाखिल हो गया और मैं आते ही राधिका को गले से लगा लिया। और इसके बाद राधिका और मैं दोनों खुशी खुशी रहने लगे। और अगले साल ही राधिका ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया और मैं अब एक अच्छा इंसान बन चुका था। और सिर्फ राधिका की वजह से, क्योंकि राधिका ने ही मुझे सही रास्ता दिखाया था। लोग कहते हैं आ, मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं और मैं 2 जुड़वा बेटियों की बाप भी हूँ। मैं राधिका के साथ खुशीपूर्वक जीवन बिता रहा हूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।